नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का एक और घोटाले का खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में एक बहुत बड़ा घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है, आजकल तो वो जो है सौरभ भारद्वाज के पास है, लेकिन इस जो जल बोर्ड का घोटाला है वो उन्होंने बताया काफी पहले से चल रहा है और यह घोटाला है 2017 से। उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मीडिया के सामने ये घोटाले को खोलते हुए बताया कि किस तरह से चालाकी से, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का आपको याद होगा जो बंगला रेनोवेशन हुआ है उसमें भी क्या किया गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में टेंडर छोड़ा गया ताकि वो टेंडर मंत्री के या एलजी की नजर में ना आए। चीफ इंजीनियर लेवल से पास करते गए और थोड़ा थोड़ा कभी दरवाजे का कर दिया, कभी पर्दे का कर दिया, इस तरह से 47 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जबकि रूल के मुताबिक 5 करोड़ से ऊपर का अगर टेंडर कोई छूटता है वो एलजी साइन करते हैं, एलजी के पास फाइल जाती। दिमाग लगाया, केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पैसों का ही खेल खेलते हैं भाई, उसी डिपार्टमेंट में रहे तो दिमाग लगाया कैसे एलजी की नजर से बचा जाए। तो छोटे छोटे टुकड़े करके वो टेंडर छोड़े गए और कितने ही टेंडर छोड़ दो अपने हाथ में है, लेकिन एलजी की नजर में ना आए, वो तो एलजी की नजर फिर भी पड़ गई। ऐसे ही अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मीनाक्षी लेखी ने ये खुलासा किया कि भाई इनका एक जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर जैसा रेनोवेशन के नाम पर हुआ। टेंडर के नियमों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कितना टेंडर छोड़ा आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा। जल बोर्ड में 2017 से लेकर अभी तक का 600 करोड़ रुपए के इन्होंने 12,000 टेंडर दिए हैं। समझ रहे हो आप? 600 करोड़ के 12,000 टेंडर रिकॉर्ड है, किसी भी सरकार का उठा के देख लेना आपको। 3 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में किसी सरकार में एक डिपार्टमेंट में 12,000 टेंडर नहीं मिलेंगे, इन्होंने दिए हैं। पता क्यों? 6,000 करोड़ का काम, टेंडर 12,000। क्यों? क्योंकि एक की कीमत 5 लाख से ऊपर ना चली जाए। 5 लाख से ऊपर जाएगी 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का टेंडर अगर दिया, जो कि एक आज के समय में आप समझ लीजिए जल बोर्ड का अगर 50 लाख का कोई टेंडर छूटता है तो कितना होता है? जरा सा कोई पाइप डलना होगा, 500 मीटर पाइप में ही 50 लाख पूरे हो जाते हैं आजकल। लेकिन इन्होंने 5 लाख से ऊपर का कोई टेंडर छोड़ा ही नहीं। ध्यान रखा कि एलजी की नजर ना पड़ जाए, बीजेपी वालों की नजर ना पड़ जाए। छोटे छोटे टेंडर छोड़ते गए और छोटे छोटे टेंडरों की संख्या इन्होंने 12,000 कर दी, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा का दावा है। अब अगर इस दावे को सच माने तो अपने आप में एक घोटाला है। एक सवाल है कि भाई आपने मंत्रालय में यदि कोई काम आपके समझ में आया है कि कोई नाला बनना है, उसमें पाइप डलना है, या कहीं आपका पाइप खराब हो गया है, उस पाइप को रिप्लेस करना है, तो ये बताइए कि वो छोटे टुकड़े का ही छोड़ने का क्या जरूरत है? बड़ा ठेकेदार लो और वो पूरी पाइपलाइन चेंज कर देगा कई किलोमीटर की, जितना होगा उसका बिल बनेगा। बड़ा ठेकेदार होगा, उसके लायबिलिटी भी ज्यादा तय हो सकती है। आपने 5-5 लाख के 12,000 ठेके छोड़े, इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद तो जैसा मैंने कहा साफ नजर आता है, और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि पहली बात तो ये जांचो कि ये छोटे छोटे टेंडर क्यों छोड़े गए और फिर ये किन को दिए गए, ये भी एक जरूरी जांच का विषय है। क्या इसमें आम आदमी पार्टी के निकट के लोगों को ही दिए गए? मीनाक्षी लेखी ने जो सबसे बड़ा और उन्होंने इल्जाम लगाया है वो क्या कहा? उन्होंने कहा जल बोर्ड के 3,735, ये है इतना बड़ा घोटाला, 3,735 करोड़ का घोटाला है 17 से अभी तक। उन्होंने कहा जो खाते हैं उसमें 1,601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है। 1,167 करोड़ रुपए का वो कह रहे हैं कि बैंक समाधान उसमें मिस है, और 135 करोड़ रुपए की कोई एफडी करने का ब्यौरा मिल रहा है जल बोर्ड के खातों से। लेकिन वो एफडी कहां है इसका कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब या तो एफडी हुई ही नहीं 135 करोड़ की, या एफडी हुई थी, वो कराई गई, कैश करके किसी ने जेब में रख ली, वो पैसा कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को उन्होंने अब उजागर कर दिया है। उन्होंने एलजी को पेपर भेजे हैं। अब उम्मीद है एलजी साहब जैसे पहले की तरह है इसको तुरंत ईडी को देंगे, क्योंकि मामला पैसे का है। अब इसमें कौन फंसेगा? तो इसमें सौरभ भारद्वाज नपेंगे। पहले तो भैया मंत्री बैठे हो आप, आइए, बहुत बोल रहे थे,
अब आप जवाब दीजिए। तो आपने क्या किया? अब आतिशी मार लेना, जो दिल्ली के मुख्य सचिव के विरुद्ध 600 पेज की रिपोर्ट कर रही थी, वो जवाब देंगी क्या इसमें? मतलब जहां इन्हें मौका मिल रहा है वहां घोटाला करने से चूक नहीं रहे और उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम अधिकारियों को फंसा देंगे और फिर मोदी सरकार को घेर देंगे और कहेंगे देखो जी मोदी के जो अधिकारी हैं, वो जो उन्होंने आईएएस अधिकारी भेजे हैं, दानिश अधिकारी भेजे, ये तो यही भ्रष्ट है। अब क्या करेंगे? अब किस पे आरोप लगाएंगे? और आपको याद ही होगा पिछले दिनों ये खुलासा और हुआ था कि जो कंज्यूमरों का बिल यानी मीटर का पानी का जो बिल है वो सरकारी खजाने में जाना था, बैंक के अकाउंट में जाना था, वो कहीं प्राइवेट लोगों के खाते में गया है। उसकी भी जांच चल रही है। कितनी जांच, मतलब ईडी और सीबीआई को देख लो, अगर मुझे लगता है दिल्ली सरकार की ज्यादातर जांच उनके पास फाइल है। और कारण क्या है? कारण यह कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आम जनता के बीच में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा। आपने सुना ये शब्द किसी और से? जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं किसी ने अपने को ये सर्टिफिकेट खुद को नहीं दिया होगा। जो कांग्रेस है सबसे पुरानी पार्टी, उसने भी ये नहीं कहा आज तक कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये अपने आप को कहते हैं कट्टर ईमानदार। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं, विपक्षी पार्टी है भाई, आपका अधिकार है, लेकिन आप उसको तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करें, अनपढ़ राजा बोलें, आप अडानी के पैसे, अडानी के फैक्ट्रियों में पैसे लगे हैं, अडानी की कंपनियों में मोदी के पैसे लगे हैं, ये झूठ बोलें। तो कांग्रेस ने भी आज तक मोदी पर इस तरह के प्रहार नहीं किए जैसा अरविंद केजरीवाल ने किए। और इसके कारण से एक सीधी बात समझ में आती है कि ये अपने आप को इतना बड़ा लीडर मानने लगे थोड़े ही दिन में कि मोदी को हम सीधा चुनौती देने वाले हैं, हम बीजेपी को सीधा चुनौती देने वाले हैं। मतलब लोग ये समझने लगे, विदेशी ताकतें और भारत के लोग भी, कि कांग्रेस जो है वो नंबर 3 पे है और नंबर 2 पर अगर कोई पार्टी इस देश में है तो वो आप पार्टी है। जबकि हकीकत क्या है? आप पार्टी कहीं है? जिन राज्यों में चुनाव लड़े हैं आम आदमी पार्टी ने, पंजाब के अलावा आप देख लीजिए, गुजरात में लड़े, गोवा में लड़े, हिमाचल में लड़े, ज्यादातर जगह तो जमानत जब्त हुई है। हालत तो ये है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना, उसके लिए जो नियम है उस नियम के तहत मिल गई है कि साहब आपको 10% से ऊपर वोट मिल जाए तो चलो भाई मान्यता मिल गई, 12% मिल गया एक राज्य में, 3 राज्य में आप चुनाव लड़े। ये क्राइटेरिया भी बदलना चाहिए। लेकिन बात तो यह है कि आपका कहीं आधार नहीं है और आप चले हो बीजेपी को चुनौती देने, जिसने इतने संघर्ष किए हैं कि आप मोदी जी के अगर जीवन की शुरुआती बातें देखेंगे तब जवान लड़के हुआ करते थे, दाढ़ी बिल्कुल काली हुआ करती थी, कब से घर परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया और देश को अपनी मातृभूमि मानते हुए इसकी सेवा में जुट पड़े। आज जाकर के कहीं जीवन के एक अंतिम जो उनके 10 साल, 15 साल, 25 साल बचे हैं जीवन के, उस अंतिम 25 साल में जाकर के कहीं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी वो सपना देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 24 में ही हमें तो प्रधानमंत्री बनना है। तो आप बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ये तो अपना मेहनत और भाग्य, 2 चीजें होती हैं। तो आप मेहनत करें, सही दिशा में सोचें, तो भारत का प्रधानमंत्री बनना, लोकतंत्र है यहाँ तो बहुत सरल है, लोगों के बीच जाइए, अपने काम बताइए, लोग आपको पसंद करेंगे, वोट देंगे, कोई भी बन सकता है। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा बन सकता है तो अरविंद केजरीवाल तो बड़े अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे भी हैं, क्यों नहीं बन सकते? लेकिन उसके लिए तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, जो शायद मुझे केजरीवाल जी में नहीं दिखाई दे रही। हबड़दबड़ में इतनी गलतियां कर बैठे कि गलती ना हो उसके लिए भी जो अरेंजमेंट किए कि मैं कोई सिग्नेचर ना करूं, मैं कहीं फंसू ना, तो भी कहीं ना कहीं लू पॉइंट रह गए। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से दूर हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि इनके जितने भी लोग हैं एक एक करके जेल में जा रहे हैं, तो क्या यह अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही नहीं है? और यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनके मंत्री घोटालों में फंस रहे हैं, उनके एमएलए घोटालों में फंस रहे हैं, तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, भले ही वो किसी फाइल पे सिग्नेचर ना करें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।